So we are starting with a chapter called as gravitation. We will proceed towards universal law of gravitation, then we will look towards gravitational acceleration, and after that we will look towards free fall. What is free fall and what is weightlessness condition? Means when astronauts are in space shuttles, so why they feel weightlessness condition, means why they fly, as you see in the movie, why they fly in the rocket, why they jump, वो हवा में ही क्यों रहते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे ये चैप्टर में। और अभी हम देख रहे थे ग्रेविटेशन। So basically whenever you throw a ball it reaches a certain height and then falls। ये क्यों होता है? जो मून है वो अर्थ के आजू बाजू ही क्यों घूमता है? जो प्लैनेट्स है वो सन के बाजू में क्यों घूमते हैं? एप्पल है जो वो नीचे ही क्यों गिरता है? तो ये सब का आंसर है ये चैप्टर पे ग्रेविटेशन में। तो ग्रेविटेशन में क्या था कि ये न्यूटन ने डिस्कवर किया था। डिस्कवर और इन्वेंशन दो चीज़ होती है। इन्वेंशन मतलब कोई भी नई चीज़ को तैयार करना, और डिस्कवर का मतलब होता है, या डिस्कवरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो पहले से प्रेजेंट है उसको पहचानना। तो ये डिस्कवरी हुई थी, किसकी हुई थी? ग्रेविटेशन की। तो इसमें ऐसा था कि जब न्यूटन बैठे थे, जो स्टोरीज हमने पहले भी पढ़ी है, when the apple fall on Newton, so he discovered that there is something which attracted the apple to fall on the ground। so ये क्या चीज़ थी? तो उन्होंने इसको नाम दिया ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ था, न्यूटन ने बोला कि कभी भी दो अगर चीज़ है तो दोनों चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। सपोज मैं खड़ा हूँ और ये इधर मार्कर है, तो हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन पावर किसका ज़्यादा है? जिसकी मास ज़्यादा होती है। तो ये न्यूटन ने कहा था। इसलिए न्यूटन ने बोला था कि एप्पल एंड अर्थ, एप्पल इज अट्रैक्टिंग अर्थ एंड साइमल्टेनियसली अर्थ इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग एप्पल। लेकिन एप्पल ही क्यों अर्थ की तरफ गिरा? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू एप्पल। बहुत ज़्यादा होने के कारण इसने एप्पल इस साइड गिरा, और इसका मास बहुत कम होने के कारण ये अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाया अपने पास। तो ये चीज़ होती है। तो इससे डाउट आ रहा होगा कि अगर मैं हूँ और मार्कर है, तो मार्कर मेरे तरफ क्यों नहीं आ रही, मेरा मास ज़्यादा है, तो वो मेरे तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रही? तो इसका आंसर ये है कि हम दोनों के बीच में कई फोर्सेस एक्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एयर के द्वारा, और भी इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों में इतने सारे फोर्सेस एक्ट होने के कारण ये मेरे तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाती है। तो इसका आंसर यही है। लेकिन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर भी प्रेजेंट है। सो एप्पल एंड अर्थ का एग्जाम्पल हो गया। तो न्यूटन ने इसी को आगे स्टेट किया, जिसे बोला गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल लॉ इसलिए कहा गया क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फिनोमिना पूरे यूनिवर्स में दिखा गया। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये रिवॉल्व करने के कारण ये एक यूनिवर्स में हो रहा है। तो इसलिए इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में वैसे ही वर्क करता है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये किसने दिया था? न्यूटन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी दिया था, तीनों जो हमने देखे थे, और इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया था। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ने क्या कहा था? सिंपल कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, its square, means the square of the distance between them. Newton stated that the force of attraction between any two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये A है और ये B है। Suppose this has mass m1, it is bigger, so its mass is also bigger. It's m2, its mass is m2. सो द फोर्स ऑफ बिटवीन देम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों का मास का प्रोडक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। ये दोनों के डिस्टेंस है r, तो इसका स्क्वायर। तो इट इज़ कॉल्ड एज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब अगर मेरे को ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है, तो इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूँगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या रहेंगी? इसके पहले भी लेक्चर्स में हमने देखा, फोर्स की SI यूनिट है न्यूटन, और इसकी CGS यूनिट है डाइन। अब अगर मेरे को ग्रेविटेशनल इसकी वैल्यू निकालना है,
तो इसकी वैल्यूज़ पहले से प्री डिटरमाइंड है जो हर जगह अप्लाई होती है। तो इसकी वैल्यू जो न्यूटन्स ने निकाले थे वो था 6.67 इंटू 10⁻11, ये थी इसकी यूनिट। सो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया इसे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर मुझे इसकी यूनिट निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो वो कैसे निकालेंगे कि जी को इट विल बी फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। मतलब क्या हो गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है लेंथ, और लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये केजी है, मास केजी है तो केजी स्क्वायर। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन एग्जाम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसका SI यूनिट ये है और उसको ऐसे निकाला जाता है। तो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो किसके बराबर होता है, वो फोर्स दो ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये जो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये एक्चुअली न्यूटन ने जो पहले साइंटिस्ट आए थे उनके जो उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए थे उसके ऊपर से निकाले थे। तो ये जो था केपलर लॉज ऑफ मोशन, एक साइंटिस्ट थे केपलर्स नाम के। तो केपलर्स ने क्या किए थे, पहले जब प्लैनेट्स की पोजीशन पता करनी रहती थी, सो व्हाट साइंटिस्ट यूज्ड टू डू इज, साइंटिस्ट यूज्ड टू जस्ट सी द मोशन ऑफ द प्लैनेट बाय नेकेड आइज। वो टेलीस्कोप डेवलप करते थे और नेकेड आइज से उनको पोजीशन को हर दिन पोजीशन को देखते रहते थे। तो नेकेड आइज से केपलर्स लॉज ऑफ मोशन, प्लैनेटरी मोशंस बोलते हैं, मतलब जो प्लैनेट्स जो मोशन करते हैं, पहले कोई पोजीशन में थे, सपोज दिस इज एन ऑर्बिट, प्लैनेट वॉज यहाँ ये पोजीशन में था एंड इट शिफ्टेड इट्स पोजीशन। तो ये जो नेकेड आइज से देख के उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। तो न्यूटन ने क्या करा, ये जो डिस्टेंस जो उन्होंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किया है वो केपलर्स लॉ ऑफ मोशन के 3rd लॉ ऑफ मोशन, जो हम आगे देखेंगे, वो 3rd लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे इसको डिराइव किया। तो वो हर जगह लागू है। सो यू अंडरस्टैंड अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है और उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इससे रिलेटेड, और वो अल्टीट्यूड, सरफेस, डेप्थ से कैसे चेंज होते हैं वो भी देखेंगे। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जब हम आगे देखेंगे तो वेटलेसनेस कंडीशंस भी होती है। वेटलेसनेस कंडीशन जैसे मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया वो भी होती है। तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर अगर इसको नॉर्मल लेमन्स लैंग्वेज में बोलो एकदम सिंपल भाषा में, कि स्पीड का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, और जीरो एक्सेलरेशन भी होता है। लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होती। वेलोसिटी जीरो का मतलब है कि इट इज़ इन रेस्ट, लेकिन एक्सेलरेशन तो जीरो हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो कैसा हो सकता है, सपोज मेरी वेलोसिटी थी पहले 5 किलोमीटर पर आवर, फिर मैंने क्या किया, उसको बढ़ाया 10 किलोमीटर पर आवर पे, और 10 किलोमीटर जब मैं 5 से 10 कर रहा था, मैंने मतलब एक्सेलरेट किया। क्या किया, एक्सेलरेट किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव में। लेकिन अगर मैं उसको 10 किलोमीटर से 9 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पे लाऊँ पर आवर की स्पीड पे, मतलब मैंने डी एक्सेलरेट किया, मतलब क्या किया, मैंने रिटार्ड किया। लेकिन अगर मेरी 10 किलोमीटर की स्पीड है और उसको ही मैं कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, और वहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। वेलोसिटी जीरो मतलब रेस्ट होता है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है, फोर्स, तो वो एक्सेलरेट होंगी ही होंगी, एक्सेलरेट होंगी। इस कहाँ से पता चलता है ये हमें, मैंने जैसे आपको बताया था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आई सेड दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ अबाउट मोमेंटम,
लेकिन मोमेंटम क्या है, डेरिवेटिव फोर्स का ही है। और फोर्स क्या है मैंने बताया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और मोमेंटम क्या बताया था मैंने आपको, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब क्या हुआ, फोर्स का ही डेरिवेटिव क्या है, मोमेंटम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये भी बताता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है करके। तो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने फोर्स को बढ़ाया, जैसे जैसे मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। इससे क्या पता चल रहा है कि फोर्स इज नीडेड फॉर एक्सेलरेशन। वैसे ही ग्रेविटेशनल क्या है, एक फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो क्या जनरेट करेगा, वो भी एक्सेलरेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो चीज़ ग्रेविटी जनरेट कर रही है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, कि सपोज आई एम थ्रोइंग अ स्टोन और अ बॉल इन द एयर, तो वो जो जब नीचे आएंगी तो वो एक्सेलरेट होंगी नीचे आते आते, तो उसी चीज़ को बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम चेंजेस कैसे कैसे देखेंगे। फर्स्ट चेंजेस, चेंज विथ सरफेस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंजेस, चेंज विथ सरफेस। Second, change with altitude. Altitude is the scientific name of height only. And third, change with depth. पहला सरफेस से कैसी चेंज होगी वो देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे चेंज विथ अल्टीट्यूड मतलब हाइट से, और चेंज विथ डेप्थ। अब एक एक चीज़ को पहले एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले इससे ही इंपॉर्टेंट रिलेटेड एक कंसेप्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या देखे, दैट फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास 1 इनटू मास 2। लेट्स टेक इट लाइक इट इज़ कैपिटल M1 लार्ज बॉडी एंड स्मॉल m, कैपिटल M एंड स्मॉल m इज स्मॉल बॉडी अपॉन r²। ये चीज़ हमने देखे। तो अब मैं दोनों को अगर इक्वेट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अपॉन r²। ये चीज़ हो जाएंगी। मतलब एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और एक फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फिनोमेना कैसा एक्ट कर रहा है वो देख रहे। अब ये जो चीज़ है, सपोज एक कार मूविंग हो रही है तो उस पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैसा लगेगा, ये वाले फॉर्मूले से। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन से देखूंगा तो वो ऐसे लगेगा। तो इन दोनों को अगर वही कार के लिए इक्वेट कर रहा हूँ मैं, तो ये मास और ये मास कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे जो है मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहा था, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज स्मॉल जी, इट आई डिनोट इट एज स्मॉल जी एक्सेलरेशन। लेकिन ये ग्रेविटी का चैप्टर है और इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ कंपेयर कर रहा, तो इट इज स्मॉल जी। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू GM अपॉन r²। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा जैसा मास बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि पहले चेंज विथ सरफेस। चेंज विथ सरफेस का मतलब है दिस इज एन अर्थ, ठीक है, दिस इज स्फीयर, ठीक है, इट इज़ बल्ज्ड इन इट्स इक्वेटर, सेंटर पोजीशन में इस साइड में बल्ज है और ऊपर से थोड़ा दबा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज रेडियस, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6300 किलोमीटर्स, इसका रेडियस है सेंटर ऑफ अर्थ से, और हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अभी लेट मी ड्रॉ इन अ क्लियर मैनर। सी, हमारा अर्थ है ऐसा कुछ, ठीक है, इधर से बल्ज है और यहाँ से स्क्वीज अंदर की तरफ, और इसका रेडियस जो है सेंटर से वो है 6300 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो अब क्या हो रहा है, हम यहाँ पे है ये पॉइंट पे सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा ज़्यादा है और ये डिस्टेंस है जो कम है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये है वेस्ट एंड ईस्ट, ये लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। वी विल लर्न इट इन ज्योग्राफी एज वेल, इक्वेटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज़ मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या है, इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि मैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगा तो जब वो नीचे आते आते जो एक्सेलरेट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो एक्सेलरेट करेगा वो रहेगा 9.8 मीटर।
9.8 मीटर एक सेकेंड स्क्वायर में 9.8 मीटर वो कवर करेगा, इतनी उसकी एक्सेलरेशन होंगी, मतलब इतना हर सेकंड में उतना बढ़ते जाएगा वो चीज़। और वही यहाँ पे जो है 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हालांकि 0.1 का ही गैप है दोनों में, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का है अर्थ का, दैट इज इन पोल्स। अब मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पोल्स पे है, मतलब मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो पोल्स पे ही होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ेगा मतलब फोर्स भी बढ़ेगा, है ना। तो क्या हो गया, मैक्सिमम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन है पोल्स पे, और यहाँ पे थोड़ा कम है। अब इसको मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। दिस इज़ एन अर्थ, ठीक है, सपोज। सो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर है। We all studied in our geography that there are different types of layers in atmosphere, troposphere, stratosphere, ionosphere, geography में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में क्या है कि ये जो है यहाँ पे ट्रोपोस्फियर वो अर्थ से, मतलब ये लिथोस्फियर है, जो हम खड़े हैं जिस ग्राउंड पे उसको लिथोस्फियर बोलते हैं। तो यहाँ से वो 8 किलोमीटर ऊपर से ही चालू हो जाता है ट्रोपोस्फियर, लेकिन यहाँ से वो 18 किलोमीटर ऊपर से चालू होता है, 18, 17 to 18 अप्रॉक्सीमेटली उसके ऊपर चालू होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा है, 9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है इस साइड में, तो इसलिए यहाँ पे 8 किलोमीटर से चालू होता है। दिस ऑल्सो कम्स इन क्वेश्चन कि पोल्स में पहले ट्रोपोस्फियर आता है और कितने किलोमीटर पे, और वही यहाँ पे कितना है, 17-18, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम भी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम भी है। तो दिस वाज द फिनोमिना। तो मैं क्या बता रहा था आपको, चेंज विथ सरफेस। चेंज विथ सरफेस में सबसे पहले हमने देखा पोल्स एंड इक्वेटर, कि पोल्स में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पे 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट्स भी याद रखना ज़रूरी है एक्सेलरेशन की। देन चेंज विथ अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड के लिए मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा आर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ता मास तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट हेयर इफ आर इज इंक्रीजिंग देन जी विल डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीट्यूड, दिस इज अर्थ, दिस इज आर बिल्डिंग सपोज। सो क्या होता है, ये इधर से आर है और मैं पकड़ रहा हूँ कि यहाँ तक आर है, ठीक है। अगर ये यहाँ तक आर हो गया मतलब आर डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कम होना चाहिए उस हिसाब से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेरे लेंथ है, दिस लेंथ इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ्स रेडियस, इसलिए वो कम नहीं होता है ग्रेविटेशनल। मतलब यहाँ पर भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर भी सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही रहेगा। अगर इक्वेटर है तो यहाँ पर 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम से कम है। तो कम कहाँ होगा एक्चुअली, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कहाँ होगा, वो कम होगा जहाँ पे ये लेंथ जो है वो अर्थ के रेडियस के लेंथ से थोड़ा ज़्यादा है या उसके इक्विवेलेंट है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें दिखेगा। तो ये मैंने क्या बताया आपको, ये फिर कहाँ दिखेगा, ये सैटेलाइट्स में दिखेगा, जो है फिर सैटेलाइट्स हो गया, मून हो गया, वो उस साइड में दिखेगा, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा है इसलिए। तो चेंज विथ अल्टीट्यूड में क्या बताया मैंने आपको कि कम यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसका लेंथ रेडियस से कम है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ज़्यादा हाइट के लिए वो हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट है सबसे, चेंज विथ डेप्थ। चेंज विथ डेप्थ का मैं बताता हूँ आपको, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जस्ट मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज विथ डेप्थ मतलब क्या, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंडेंट होता है, जिसका जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा वो फोर्स लगाएगा। तो ये जो है पूरा अर्थ फोर्स लगाएगा क्योंकि ये पूरा मास है ना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू अगर फॉर्मूला हम जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर है और ये रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसका मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ना चाहिए, लेंथ कम हो रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने इक्वेट करे। लेकिन यहाँ पे होता है उल्टा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कम होता है। वो कम क्यों होता है, देखो अभी ये रेडियस है तो मैं क्या गया, यहाँ तक आ गया, मेरे को यहाँ पे निकालना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसी हिसाब फॉर्मूले के हिसाब से बढ़ना चाहिए, लेकिन कम क्यों होता है, क्योंकि ये जो इतना मास है
अर्थ का, ये अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा है। नो मतलब क्या है, ये जो इतना पार्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए कम हो गया। कम हो गया का मतलब क्या है, उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कम हो गई। तो हमने क्या तीन चीज़ देखे, और जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाएंगे वैसा वैसा ये पार्ट हटते जाएगा, तो इतना पार्ट और खाली हो जाएगा, मतलब इतना पार्ट और फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब इतना पार्ट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं करेगा, तो वो और कम होते जाएगा। तो हमने तीन चीज़ क्या देखे, चेंज विथ सरफेस। सरफेस में कैसा, पोल्स एंड इक्वेटर। पोल्स पास में है और इक्वेटर थोड़ा दूर में है, लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसलिए माइनर डिफरेंस है क्योंकि लेंथ उतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हेयर 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन चेंज विद अल्टीट्यूड में मैंने क्या बताया, इफ़ वी आर इन अ बिल्डिंग अबव अर्थ सरफेस, तो क्या होगा, ड्यू टू इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना था, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होना था, लेकिन होता क्यों नहीं है, क्योंकि दिस लेंथ ऑफ द बिल्डिंग इज़ नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। सेकेंड थिंग। एंड थर्ड वन इज चेंज विद डेप्थ। चेंज विद डेप्थ में मैंने क्या बताया था, फॉर्मूले के हिसाब से अगर गए रहे थे तो इधर पे if length is decreasing means radius is decreasing, so gravitational acceleration should also decrease, but should increase. But what is happening, gravitational acceleration decreases. Why? Because as we are going deeper and deeper, the amount of mass is not taking part in gravitational force. तो उसके कारण क्या होता है, ये जब पार्ट हट जाता है तो इतना ही पार्ट उसको लगाएगा, इतना ही पार्ट लगाएगा, ये पूरा पार्ट नहीं लगा पाएगा, तो उसके कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कम होती है। तो ये तीन फिनोमिना देखे। थैंक यू।